नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी 7वीं सदी की रचनाओं में कुंभ मेले में आस्था और व्यापार के संगम का जिक्र किया है। आध्यात्म और व्यवसाय की वह भावना 44 दिनी कुंभ आयोजन के वर्तमान संस्करण में भी दिखी। कुंभ ने श्रद्धालुओं के अलावा पूरे भारत से व्यापारियों को आकर्षित किया। प्रयागराज में गंगा के किनारे एक विशाल जीवंत बाजार सजा, जहां फूड स्टॉल से लेकर टेंट सिटी और सब कुछ दिखा। सरकार ने महाकुंभ के लिए 6,990 करोड़ रुपए के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर साफ सफाई तक 549 परियोजनाएं चलाईं। इसकी तुलना में कुंभ मेला 2019 में करीब 3700 करोड़ रुपए की लागत वाली 700 परियोजनाएं ही थीं। अनुमान है कि इस बार के आयोजन से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिला होगा। राज्य की अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ा होगा। एक रात के लिए 1 लाख रुपए तक के किराए वाले आलीशान टेंट से लेकर आकर्षक कारपोरेट प्रायोजन तक, चहल पहल वाले पूजा बाजार के छोटे मोटे व्यापारी से लेकर गंगा के नाविकों तक, सब इस उम्मीद में रहे जैसे कि यह आयोजन उन्हें बचाए रखेगा। कुंभ जितना आस्था से जुड़ा है, उतना ही जीने से भी जुड़ा है। ऐतिहासिक शहर प्रयागराज ने कई कुंभ देखे हैं। माना जाता है कि उसने कई कुंभ अनादिकाल से देखे हैं, लेकिन इस साल सरकार को रिकॉर्ड तोड़ भीड़ मिली, तो शहर और इसकी अर्थव्यवस्था को इससे बढ़िया लाभ मिला। सरकार ने मेले के जरिए बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रभाव पैदा करने पर ध्यान फोकस किया। 4,000 एकड़ में फैले मेला मैदान में तीर्थयात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई। साधारण तीर्थयात्रियों से लेकर कारपोरेट सीईओ और विदेशी टूरिस्टों तक, सबके लिए हर लेवल की व्यवस्था। होटल, होम स्टे, टेंट, गाइड, फूड कोर्ट, क्या कुछ नहीं रहा। पर्यटकों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं। सब जानते हैं कि खाना और हॉस्पिटैलिटी इस अस्थायी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े चालकों में से एक रहे। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने मेले के 25 सेक्टरों में से 14 में फूड कोर्ट और आउटलेट स्थापित करने के लिए 12 से 13 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसमें 500 से ज़्यादा कर्मचारी लगाए गए। संगम क्षेत्र के पास एक फूड कोर्ट में 1.2 करोड़ रुपए की बोली के बाद सबसे महंगा आउटलेट लगा। इस आयोजन में कितना कुछ दांव पर रहा, इसे इसी से समझ लीजिए कि फूड कोर्ट में स्टारबक्स, कोका कोला, डोमिनोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को आकर्षित किया और 100 से 200 करोड़ रुपए के कारोबार का टारगेट भी इन्होंने पूरा कर लिया। फूड कोर्ट वाले तो टॉप ब्रांडों से स्पॉन्सरशिप सपोर्ट के साथ किसी बिक्री के लिए पहले ही ब्रेक इवन हासिल करने में कामयाब हो गए। रुकने ठहरने के इंतजाम पर जबरदस्त निवेश किया गया। कुंभ के चलते गंगा के तट का एक एक इंच बेशकीमती रियल एस्टेट बन गया। यूपी सरकार ने 1.6 लाख टेंट लगाए, जिसमें 2200 लग्जरी टेंट और बाकी नदी के किनारे कई छोटे छोटे टेंट भी थे। इसके अलावा शहर भर में 218 होटल, 204 गेस्ट हाउस और 90 रजिस्टर्ड धर्मशालाएं रहीं। बिना पंजीकृत होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की तो कोई गिनती ही नहीं है। 18 से 20,000 रोजाना वाले सुपर डिलक्स टेंट और विला भी बनाए गए। नदी के किनारे ठहरने के प्रीमियम इंतजामों में 2 बेड के टेंट और विला के लिए प्रति रात 1 लाख रुपए का किराया वसूला गया। बताया जाता कि डिमांड इतनी रही कि पवित्र स्नान के दिनों में सभी 44 सुपर लग्जरी टेंट बुक रहे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पास विला, महाराजा, स्विस कॉटेज और डॉर्मेट्री कैटेगरी के टेंट रहे, जिनकी कीमतें डॉर्मेट्री के लिए 1,500 रुपये प्रति रात से लेकर हाई एंड वालों के लिए 35,000 रुपये तक रहीं। एरियल डोम सिटी को यूपी पर्यटन विभाग के सहयोग से
इवो लाइफ स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया गया। अरेल घाट पर नदी के किनारे 3.25 एकड़ में फैले 44 पारदर्शी गुंबद वाले इग्लू जैसे टेंट रहे। इनमें एक रात रुकने पर 3 बार भोजन, अलाव और संगम की सैर का किराया 61,000 रुपये दिया श्रद्धालुओं ने। नदी के किनारे टेंट के अलावा मेला स्थान के पास 9 महीने में बने होटल भी रहे, जिसने एक रात के लिए 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक चार्ज किया। निजी होम स्टे भी तेजी से बढ़े। लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर अपने घरों में बदलाव करके उन्हें गेस्ट रूमों में तब्दील कर दिया। सबको बढ़िया कमाई की उम्मीद दिखी थी। मेला मैदान और उसके बाहर छोटे और बड़े व्यवसायों के लिए कुंभ एक अवसर रहा। कूड़ा बीनने वालों से लेकर आलीशान होटल मालिकों तक सबके लिए कुछ न कुछ इस मेले में मिला, कुछ न कुछ इस मेले में दिखा। छोटे मोटे विक्रेताओं, रोजमर्रा की चीजें और सर्विस देने वाले लोग इस आयोजन के दौरान अस्थायी कमाई करते गए। यही नहीं, गाइड, रसोइये, सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों के लिए अस्थायी नौकरियां हजारों लोगों की आजीविका प्रदान करती गईं। मेला मैदान से दूर नदी में भी आजीविका दिखी। लकड़ी की नावों से लेकर पैडल बोट वालों तक किसी को भी ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ा। कितने ही मल्लाह नदी के तल से कीमती वस्तुएं ढूंढने में लगे रहे। यह भी एक बिजनेस रहा, यह भी एक बिजनेस के तौर पर उभरा। ई कॉमर्स के कई खिलाड़ी आपके घर पर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के त्रिवेणी संगम से पवित्र जल और पवित्र रेत पहुंचाने के लिए तत्पर रहे। श्री मंदिर नामक एक ऐप ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम की पवित्रता को भक्तों के घरों तक पहुंचाने के लिए एक अभिनव त्रिवेणी संगम जल वितरण सेवा संचालित की। श्री मंदिर त्रिवेणी संगम जल 100 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर दो प्रकार की बोतलों में उपलब्ध रहा। कंपनी के अनुसार देश भर में श्रद्धालुओं तक पवित्र जल पहुंचाने की यह पहल और 15,000 बोतलों का ऑर्डर उसे पहले ही मिल चुका था। कंपनी ने कुंभ में तकरीबन 40,000 से 50,000 बोतलों को श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का टारगेट रखा था। ऑनलाइन डिलीवरी की पेशकश करने वाले और भी विक्रेता रहे, जैसे कि 999 रुपये में महाकुंभ.com पर प्रसाद बॉक्स है, जिसमें गंगा जल और रुद्राक्ष दान सहित विभिन्न वस्तुएं दी गईं। 1100 रुपये में कुंभ प्रसादम.com पर गंगा जल, संगम की रेत और हनुमान मूर्ति सहित विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध रहीं। वहीं अगरबत्ती ब्रांड आईटीसी मंगलदीप ने एक डिजिटल इनोवेशन किया, जिसमें भक्तों को वर्चुअल रूप से शाही स्नान और आरती करने की सुविधा मिली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस आयोजन से 25,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान रहा। इसमें पूजा सामग्री से 5,000 करोड़ रुपए, डेयरी प्रोडक्ट से 4,000 करोड़ रुपए और फूलों से 800 करोड़ रुपए का कारोबार शामिल है। पहली बार कुंभ में अखाड़ों के प्रायोजित टूर की व्यवस्था भी की गई। इस टूर का टिकट 2,000 रुपए से 3,500 रुपए के बीच रखा गया, जिसमें अखाड़ों का दौरा कराया गया। इस टूर के लिए अलग अलग पैकेज थे। पैकेज के लिहाज से टूर 2.5 से 5 घंटे का था। जो लोग थोड़ा अलग अनुभव चाहते रहे, वे 5,000 रुपये में योग टूर पैकेज या 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति में फोटोग्राफी पैकेज भी चुन सकते थे। इसके अलावा कुंभ में 1,296 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हेलीकॉप्टर यात्रा भी कराई गई। अखाड़ों के टूर के लिए 900 से ज़्यादा स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। इन्हें सनातन संस्कृति और 13 अखाड़ों के इतिहास की ट्रेनिंग दी गई और गाइडेड टूर के लिए पंजीकृत भी किया गया। हवाई अड्डे की ओर जाने वाली 16 किलोमीटर लंबी सड़क पर सरकार ने प्रयागराज में आस्था के स्तंभ स्थापित किए। लाल बलुआ पत्थर के इन स्तंभों की संख्या 84 बताई जाती है। इन स्तंभों के स्थापना पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रत्येक स्तंभ की लागत 20 लाख रुपए आई। हर स्तंभ पर भगवान शिव के 108 नाम और शीर्ष पर
एक कलश रखा मिला। इन स्तंभों के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए। कहा गया कि जब आगंतुक इन 84 स्तंभों की परिक्रमा करेंगे तो वे प्रतीकात्मक रूप से 84 लाख योनियों की यात्रा पूरी करेंगे। इन 84 स्तंभों को 4 भागों में विभाजित किया गया। हर स्तंभ 1 लाख योनियों को परिभाषित करता है। भगवान शिव के सभी 108 नामों को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए 84 स्तंभों की परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड को कवर करने का प्रतीक बनी। अयोध्या के विद्वान आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण ने स्तंभों का वर्णन करते हुए लिखा है कि जीवन, जन्म और मृत्यु के अनंत चक्रों से गुजरने वाली एक बड़ी यात्रा है। आत्मा खुद को खोजने के प्रयास में 84 लाख बार अपना रूप बदलती है। इस चक्र को 21 लाख की 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के 4 आश्रमों से गुजरना पड़ता है। आत्मा की इस अपरिहार्य महान यात्रा में उसकी असली शक्ति आस्था ही है। एक और आस्था के 84 स्तंभ 4 आश्रमों और 4 पुरुषार्थों को व्यक्त करते हैं। दूसरी ओर वे आश्वासन देते हैं कि शिव की कृपा से आत्मा 84 लाख योनियों से परे ले जाई जाएगी। सनातन अवधारणा के 4 युगों और 4 दिशाओं का संकेत देते हुए कुंभ का परिवर्तनकारी प्रभाव हर जगह नजर आया। आर्थिक प्रभाव ने तो प्रयागराज से आगे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम जैसे आसपास के धार्मिक केंद्रों को भी फायदा पहुंचाया, जिससे हजारों नए रोजगार पैदा हुए। कुंभ का आर्थिक पहलू कोई नया नहीं है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है, बस हर बार उसका पैमाना बढ़ जाता है। चूंकि इस बार विशिष्ट महाकुंभ रहा, सो उसकी बात ही अलग रही, उसका पैमाना ही अलग रहा। महाकुंभ 2025 में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल नजर आया। प्रदेश सरकार ने अपनी डिजी कुंभ पहल के साथ एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया। प्रयागराज के विशाल मेला मैदान में मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई ऑपरेटेड निगरानी सिस्टम जैसे तमाम हाईटेक उपकरणों का नेटवर्क बनाया गया। इतने बड़े पैमाने पर ऐसे इंतजामात पहली बार किए गए। इस बार कुंभ मेला में निगरानी अभूतपूर्व स्तर पर रही। तकरीबन 65 करोड़ तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए एआई से लैस 2750 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में यह कुंभ देश में अब तक का सबसे बड़ा फेस रिकॉग्निशन ऑपरेशन रहा। अधिकारियों का कहना है कि 108 कैमरे नंबर प्लेट पहचानने के लिए समर्पित रहे, जबकि 268 एआई संचालित वीडियो एनालिटिक कैमरे भीड़ की आवाजाही पर नजर बनाए थे। इसके अतिरिक्त 240 एआई आधारित वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम वाहनों की गिनती करते रहे, जिससे ट्रैफिक फ्लो और पार्किंग मैनेजमेंट हुआ। यह पहली बार है जब कुंभ में एक साइबर टीम तैनात की गई। 14 सदस्यीय टीम को निगरानी और साइबर अपराध को सुलझाने का काम सौंपा गया था। पहली बार यूपी पुलिस ने नदी पर गश्त करने के लिए एडवांस्ड इमेजिंग क्षमताओं से लैस अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए। रिमोट कंट्रोल ड्रोन 24 घंटे जलीय निगरानी प्रदान करते रहे और कमांड सेंटर को रियल टाइम का डाटा भेजते रहे। एआई निगरानी सिस्टम के अलावा सरकार ने अपना खुद का एआई संचालित चैटबॉट भी लॉन्च किया, जिसने 11 से अधिक भाषाओं को सपोर्ट किया। नेविगेशन में मदद करने के लिए गूगल मैप्स के साथ यह इंटीग्रेट रहा। कुंभ में 37,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जिनमें 1378 महिला अधिकारी भी शामिल रहीं, जिन्हें विशेष साइबर विशेषज्ञों और खुफिया दस्तों का सपोर्ट हासिल था। आग लगने की स्थिति में आर्टिकुलेटिंग वाटर टावरों को स्टैंड बाय रखा गया था। थर्मल इमेजिंग से लैस ये टावर 35 मीटर तक की ऊंचाई
पर पहुंच सकते थे। कुंभ में आने वालों की संख्या को लेकर दावे प्रतिदावे रहे। जानकारों के मुताबिक कुंभ में आने वाले यात्रियों की गिनती का काम 19वीं सदी में ही शुरू हो चुका था और अलग अलग समय पर श्रद्धालुओं की गिनती के विभिन्न विभिन्न तरीके अपनाए गए। 1882 के कुंभ में अंग्रेजों ने संगम आने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर बैरियर लगाकर गिनती की थी। इसके अलावा रेलवे टिकट की बिक्री के आंकड़ों को भी आधार बनाकर कुल स्नान करने वालों की संख्या का आकलन किया जा चुका है। इस बार कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए एआई से लैस कैमरे लगाए गए। श्रद्धालुओं को ट्रैक करने के लिए 200 जगहों पर बड़ी संख्या में अस्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। प्रयागराज शहर के अंदर भी 268 जगहों पर 1107 अस्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 100 से ज़्यादा पार्किंग स्थलों पर भी 700 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनसे बाहर से आने वाले यात्रियों का अनुमान लगाया जाता रहा। श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एआई लैस कैमरे हर मिनट में डेटा अपडेट करते रहे। जानकारी के मुताबिक एआई का इस्तेमाल करते हुए क्राउड डेंसिटी एल्गोरिदम से लोगों की गिनती का भी प्रयास किया गया। एआई आधारित क्राउड मैनेजमेंट रियल टाइम अलर्ट जनरेट करता रहा, जिसके जरिए भीड़ की गिनती करना आसान हुआ। इसके अलावा मेले में आए श्रद्धालुओं की गिनती नावों और ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों की संख्या से भी की गई। मेले में साधु संतों और उनके कैंपों में आने वाले लोगों की संख्या को भी श्रद्धालुओं की कुल संख्या में जोड़ा गया। मेले से जुड़ी सड़कों पर गुजरने वाली भीड़ को भी ध्यान में रखा गया। इतना होने पर भी असल संख्या बता पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तमाम यात्री अलग अलग जगहों पर अलग अलग घाटों पर भी जाते हैं। 2013 के कुंभ में पहली बार स्टैटिकल विधि से भीड़ का अंदाज लगाया गया था। इस तरीके के अनुसार एक व्यक्ति को स्नान करने के लिए करीब 0.25 मीटर की जगह चाहिए। उसे नहाने में करीब 15 मिनट का समय लगेगा। इस कैलकुलेशन से एक घंटे में एक घाट पर बहुत से बहुत 12,500 लोग स्नान कर सकते थे। बहरहाल भीड़ की गिनती का काफ़ी कुछ अनुमान पर ही टिका होता है। यह भले ही अजीब लगे, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में मौजूदा गिरावट का ताल्लुक भी कुंभ मेले से स्थापित किया गया। आंकड़े तस्दीक करते हैं कि बेंचमार्क सेंसेक्स पिछले 20 वर्षों में कुंभ अवधि के दौरान निगेटिव में ही रहा है। एक अध्ययन से पता चलता है कि सेंसेक्स ने सभी 6 कुंभ अवधियों में निगेटिव रिटर्न ही दिया है। 2004 में कुंभ मेला अवधि के दौरान सेंसेक्स में 3.27% की गिरावट पाई गई थी। अगले दो मौकों यानी 2010 और 2013 में बेंचमार्क इंडेक्स में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। 2015 में सूचकांक को 8% से ज़्यादा का नुकसान हुआ। यह पिछले 20 वर्षों में कुंभ अवधि के दौरान प्रतिशत के लिहाज से सबसे बड़ा नुकसान था। 2016 के कुंभ के दौरान सेंसेक्स में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई, जबकि 2021 के कुंभ के दौरान सूचकांक में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। इस आध्यात्मिक उत्सव के केंद्र में शाही स्नान या पवित्र स्नान की परंपरा है, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर होता है। माना जाता है कि कुंभ में पवित्र स्नान से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुंभ के दौरान पवित्र संगम में स्नान करने से नकारात्मक कर्म दूर होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक नवीनीकरण के मार्ग पर चलने में मदद मिलती है। सनातन धर्म में अंतिम लक्ष्य मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना ही है। कुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने से भक्तों को आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के करीब लाया जाता है। संगम को दिव्यता का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यहाँ स्नान करने से अपनी आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों से गहराई से जुड़ने का एक अनूठा अवसर मिलता है। कुंभ मेला सामूहिक आस्था का
उत्सव है। लाखों भक्तों के साथ पवित्र स्नान करना एकता की भावना को बढ़ावा देता है, साझा विश्वास और भक्ति की शक्ति को प्रदर्शित करता है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक समागम भी है। कुंभ मेला धार्मिक महत्व से परे पवित्र स्नान एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह आत्मनिरीक्षण का एक क्षण प्रदान करता है, जहां भक्त अपने जीवन पर विचार कर सकते हैं, पिछले बोझ को छोड़ सकते हैं और भविष्य के लिए आशा की भावना को अपना सकते हैं। जिस तरह इस बार समूचे भारत में कुंभ को लेकर के सनातन धर्मियों में उजास दिखा, तेजी दिखी, ललक दिखा और कुंभ में स्नान करने की चाहत दिखी, इससे कुंभ और ऐसे आयोजनों के साथ साथ सनातन धर्म को लेकर के भी एक अच्छी इच्छा, एक अच्छी संभावना जागृत होनी चाहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।